गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो आपकी 11th क्लास ह्यूमैनिटीज से पॉलिटिकल साइंस की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से जो लेसन है, नेक्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये लेसन है जो हम कर रहे हैं। और इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पेज नंबर 16 से शुरू करेंगे। हमारा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हमारा पॉइंट है। तो यहाँ से हम रीड करेंगे अभी। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly. तो अब परिस्थितियों के अनुसार क्या हुआ कि 3 जून 1947 को विभाजन के बाद वो सारे प्रतिनिधि, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो भारत की संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए शरीक होने थे, वो जो आने थे, वो सदस्य जो चुनकर वहाँ से आने थे, वो पाकिस्तान के अंदर चले गए क्योंकि पार्टीशन हो चुका था। इसके नेक्स्ट क्या हुआ, the number of members in the assembly was reduced to 99. The constitution was adopted on 26 November 1949. 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature on the constitution as finally passed. The constitution came into force on 26 January 1950. तो इस प्रकार अब जो वास्तविक सदस्यों की संख्या वो हमारी 299 रह गई और 299 में से 284 है जो संविधान निर्माण के लिए जब इकट्ठा हुए ऑन 26 नवंबर 1949 को, तो केवल 284 जो है वो सदस्य ही आए और असेंबली में अब बच गए थे 299, तो वो अब्सेंट थे बाकी। और हुआ था कैसे कि जो ब्रिटिश जो आज़ादी से पहले हमने जो डिसाइड किया था, जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, कि जो प्रोविंशली स्टेट्स हैं, प्रोविंशली स्टेट्स, उनसे हमारे 93 मेंबर्स आएंगे संविधान सभा में, संविधान निर्माण कार्य में, जिनका कंट्रीब्यूशन होगा। और 292 हैं जो सदस्य आएंगे वो इंडिपेंडेंट इंडिया से, जो इस पे ब्रिटेन का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था। तो इसके बाद तो ये अब असंभव नहीं रहा वहाँ पर, और अब जो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो कुल जो 284 सदस्य ही वहाँ पर प्रेजेंट थे संविधान का निर्माण करने के लिए। The Constitution came into force on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान है जो वो लागू हो गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. But it is a tribute to the fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, but also learnt the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. The constitution was committed to a new conception of citizenship, where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on citizenship right. अब क्या हुआ, अब जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, ये हमें बात क्लियर है कि वो किसी यूनिवर्सल सफरेज से इलेक्ट होके नहीं आए थे,
कोई सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, फिर भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने के लिए कोशिशें की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिप्रेजेंटेटिव दिखाए जाए, जनता की इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण करने के लिए असेंबली में आए। सभी धर्म के सदस्य उसको, सभी धर्म के सदस्यों, सभी जातियों के, सभी समुदायों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा जो संविधान सभा में, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी धर्म, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई धर्म नहीं था जो कोई, या कोई ऐसी कास्ट क्रीड, कोई ऐसे नहीं था कोई, या भारत का ऐसा कोना नहीं था जहाँ से कोई सदस्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया हो। तो फिर भी जो संविधान निर्माण का जो कार्य है, इन्होंने बड़े हिम्मत से, बड़ी मेहनत से जो पूरा किया। एक बात वहाँ पे स्पष्ट है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इसी बीच हमारे संविधान निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ। तो हमें अपने संविधान निर्माण के कार्य में लगे हुए उन व्यक्तियों को, उन प्रतिनिधियों के साहस की प्रशंसा करनी पड़ेगी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव के बीच में न केवल संविधान नहीं बनाया, बल्कि इस हिंसा से जो पार्टीशन के कारण इंडिया पाक पार्टीशन के कारण जो हुई थी, उस हिंसा से भी सबक लिया और उसके लिए उन्होंने संविधान में प्रोविजन की। सभी धर्मों को उसमें समान माना गया और एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित रहेंगे, माइनॉरिटीज जो पीपल हैं इन इंडिया, वो न केवल सिक्योर रहेंगे, बल्कि जो उनकी धार्मिक पहचान का, उनके सिटीजन राइट्स पर, उनके नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनीतिक अधिकारों पर धार्मिक पहचान का कोई प्रभाव नहीं। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, किसी राज्य से हो, आपकी पहचान का, आपके राजनीतिक अधिकार पर, आपके नागरिक अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात संविधान में स्पष्ट कर दी गई। बट दिस अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. Although the members of the Constituent Assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the Assembly a representative body. Members of all religions were given representation under the scheme described above. In addition, the Assembly had 26 members from what were then known as the scheduled caste. In terms of political parties, the Congress dominated the Assembly, occupying as many as 82% of the seats in the Assembly. After the Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all sets of opinion within it. But this account of the composition of Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. लेकिन जो संविधान सभा के गठन का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये हमें सरफेसिकल तौर पर, एक सतही तौर पर हमें बताता है कि हमारा संविधान कैसे बना। हालांकि हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं, जो वो हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं, यूनिवर्सल सफ्रेज के आधार पर, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। फिर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट किए गए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में इसको बनाया जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसको दिया गया। मतलब ये कोई भारत के नागरिक नहीं थे जो जिन्होंने इनको चुनकर भेजा था। फिर भी ये कोशिश की गई थी कि कोई भी सदस्य जो संविधान सभा में संविधान निर्माण के कार्य में सम्मिलित होगा, कोई भी ऐसा सदस्य न हो जो जनता की इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर जाए। जनता की इच्छा के अनुसार ही ज़्यादातर जो मोस्टली ये बात का बिल्कुल ख्याल रखा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रतिनिधि परक उसको बनाया गया था। इसके अलावा जो इसके अलावा है संविधान सभा में उस समय हमने अनुसूचित जो वर्ग थे माइनॉरिटीज़ में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग 26 जो मेंबर्स हैं उनको उनके प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ कंसर्न है, एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज़ आर कंसर्न, तो कांग्रेस है उस समय वो वन डोमिनेंट पार्टी थी और उसकी डोमिनेंसी पूरे भारत में थी। तो उसने संविधान सभा में 82% जो सीटें हैं उसको अकेली पार्टी को प्राप्त थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी नहीं थी, ये पूरे भारत की पार्टी थी। प्रत्येक जाति धर्म समुदाय के व्यक्ति इस पार्टी में थे। ये विविधताओं से भरी हुई पार्टी थी और डाइवर्स पार्टी इसको बोलते हैं, दैट इट मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल सेट्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। और इसमें हर प्रकार के विचारों की जो नुमाइंदगी से ये भरी हुई थी। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, कार्यशाली कामकाज कैसा था संविधान सभा का, तो इसमें ये देखा गया कि संविधान सभा का कार्य कैसा था। The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative. It comes from the procedures that it adopted to frame the Constitution and the values its members brought to their deliberations. While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representatives of their own identity or community. Each member deliberated upon the Constitution with the interest of the whole nation in mind. There were often disagreements amongst members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interest. तो क्या होता गया, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की जो अथॉरिटी थी वो केवल इस बात पर नहीं टिकी हुई थी कि ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हालांकि पूरे रूप में नहीं, थोड़े बहुत रूप में ये ऐसा हो रहा था। इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज इट्स मेंबर्स बोथ टू देयर डेलिब्रेशंस। बल्कि इसका ये वजह है कि संविधान बनाने के लिए जिसने जो इसके सदस्यों ने जो प्रोसीजर अपनाया, उस प्रोसीजर में कुछ वैल्यूज़ थी, जो विचार विमर्श उन्होंने किए उसमें कुछ वैल्यू छिपी हुई थी, जो हमारे संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको उसने पॉपुलर कर दिया था। पूरे देश के लोगों के मन में वो उसके प्रति एक आदर था, एक भाव था, एक सम्मान की गहरी निष्ठा थी उस सभा के प्रति। अब एक बात सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी होती है, कोई असेंबली होती है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो समाज के हर वर्ग उसमें सहभागी बने, हर वर्ग उसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन साथ में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वह केवल अपनी पहचान के लिए ही उसमें पार्टिसिपेट न करे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं माइनॉरिटी में हूँ, अल्पसंख्या में हूँ, तो इसी वजह से मैं उसमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए राजनीति में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसमें सहभागी हूँ। ये नहीं था, ऐसा प्रतिनिधित्व तो नहीं किया जा रहा था उसके अंदर। वो पूरे देश की लोगों के हितों को ध्यान में रख के उसमें रिप्रेजेंटेशन की जा रही थी। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उनमें आपस में विचार विमर्श थे, जो उनमें डिस्प्यूट थे, उनमें वाद विवाद होते थे, लेकिन वो अपने लिए नहीं थे। सबसे बड़ी बात, सबसे गहरी बात थी, वो प्रतिनिधित्व भी चाहते थे, हर व्यक्ति का विकास करना चाहते थे। हर व्यक्ति, हर एक भारत के व्यक्ति ही था, कोई उसके नागरिक था, उसके साथ किसी भी प्रकार का जाति पंथ
कम संख्या, बहुसंख्या या फिर अमीर गरीब, किसी भी आधार पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये चीज़ का उसमें ध्यान रखा गया था। साथ में ही निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसमें कोई भी काम नहीं कर रहा था। उनमें मतभेद थे, लेकिन कभी भी मतभेद स्वहितों के लिए, स्वार्थ के लिए, सेल्फ एंड के लिए, सेल्फिशनेस के लिए वो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल्स, वहाँ पे जो सिद्धांतों के, प्रिंसिपल के बारे में उनमें मतभेद थे। एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, और बहुत सारे डिफरेंसेस थे। शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या यहाँ पे केंद्रीयकृत शासन पद्धति अपनाई जाए या विकेंद्रीकृत, मतलब शक्तियों को बंटवारा कर देना चाहिए सभी राज्यों में, केंद्र के पास कुछ न छोड़े, या केंद्र को ही सब कुछ सर्वथा मान लिया जाए। तो ये सभी चीज़ें इसमें हो रही थी। राज्यों के बीच में कैसे बंधन हो, कैसे संबंध राज्यों के बीच में होने चाहिए, हमारे जुडिशरी के पास कौन सी पावर्स होनी चाहिए, और हमारे क्या जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के जो राइट्स हैं वो संविधान को हमें देने चाहिए, उसकी हमारी रक्षा करनी चाहिए संविधान को। तो लगभग सभी जो सब्जेक्ट थे, सभी डिफरेंट इश्यूज थे, सब्जेक्ट्स, विषय थे, उन पर चर्चा हुई। वो सभी विषय जिन पर आज हमारा भारत टिका हुआ है, हमारे भारत की आज नींव है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ऐसा प्रावधान किया जिसमें सभी को मत का अधिकार दिया गया था। कोई भी बालिग है उसको मत देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभाव के समान रूप से 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद, आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को भारत सरकार चुनने के लिए, भारत की अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए जो सरकार निर्माण का कार्य करेंगे, उसका अधिकार दिया गया। और ये ऐसा अधिकार था जो बिना किसी विवाद के सभी के लिए ये प्रावधान, ये प्रोसीजर है, ये चुन लिया। किसी के साथ भी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग या आय के आधार पर बिना कोई भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने के बाद वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार ये देखते हैं कि ये बहुत ही गहरी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, जैसा कि ऐसा अब तक देशों में नहीं हुआ था। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी from the fact that members of the Constitutional Assembly engaged in what one might call public reason. The members of the Assembly placed great emphasis on discussion and reasoned argument. They did not simply advance their own interest, but gave principled reasons to other members for their positions. The very act of giving reasons to others makes you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with your point of view. The voluminous debates in Constitutional Assembly where each clause of Constitution was subjected to scrutiny and debate is tribute to public reason at its best. These debates deserve to be memorized as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in importance to the French and American revolutions. The Constitutional Assembly drew its authority from the fact that members of Constitutional Assembly engaged in what one might call public reason. जो संविधान सभा की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? संविधान सभा की सबसे बड़ी ताकत यहाँ से मिल रही थी कि वो सब निजी स्वार्थों के लिए काम नहीं कर रहे थे, के लिए काम कर रहे थे। उनके सदस्य हमेशा एक चर्चा में लगे रहते थे, हमेशा बहस करते हुए रहते थे। थोड़ा पानी लगे, तो चर्चा करते रहते थे और हमेशा बहसों में लगे रहते थे कि उन्होंने अपने हितों के लिए नहीं, अपने हितों की सोच नहीं वो कर रहे थे, न कभी इस वजह से कि भाई हम एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म के लोगों को, एक विशेष
जाति के लोगों को कोई उन्होंने लाभ पहुंचाना था, इसके लिए वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी अपनी सोच और फैसले वो सैद्धांतिक थे, वो निर्विवाद थे, एक वजह से कि वो संकीर्णता से ऊपर उठकर तर्कपूर्ण संवाद कर रहे थे। ये चीज़ एक बहुत ही बड़ी मान्यतापूर्ण बात रही है वहाँ पर। यहाँ से संविधान सभा को अथॉरिटी मिली थी देश के लिए संविधान रचने की। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई, छोटे मोटे रख दो जी। संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई, छोटे मोटे खंडों में वो प्रकाशित भी होती रही और बहुत सारी बारीकी से विस्तृत बातें हुई। सार्वजनिक जो एक बुद्धि की बात थी वो सबके सामने थी कि सार्वजनिक चीज़ें हैं और सभी निस्वार्थ भाव से इसके लिए कार्य करें, और ये बड़ी प्रामाणिक बातें साबित हुई जो जनता ने मानी। ये बहसें हम कह सकते हैं कि फ्रांस और अमेरिकी का की जो क्रांति थी, जो संविधान निर्माण में काम आई थी उनके, तो उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और विस्मरणीय है, वो यादगार हमारे लिए आज भी बन के रही है। तो ये एक बहुत प्यारी बात है। प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर क्या है इसका, तो प्रोसीजर के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज्ड इन द मुंडेन प्रोसीजर of the assembly as well. Procedure of the assembly as well. The Constituent Assembly had 8 major committees. कितने committees थी? 8. The Constitutional Assembly had 8 major committees on different subjects. Usually, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Azad, and Ambedkar chaired these committees. These were not men who agreed with each other on many things. They were not agreed with each other. Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled castes. Patel and Nehru disagreed too on many issues. Nevertheless, they all worked together. Each committee usually drafted particular provisions of the Constitution, which were then subjected to debate by the entire Assembly. Usually, an attempt was made to reach a consensus with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interests. Some provisions were subject to the vote, but in each instance, every single argument, query, or concern was responded to with great care and in writing. The assembly met for 166 days, spread over 2 years and 11 months. And days are not given here, but 18 days more. Its sessions were open to the press and the public alike. So here, the importance of public region was emphasized in the mundane procedure of the assembly as well. जो संविधान सभा के जो कार्य करने के जो सार्वजनिक बुद्धि है वो दिखाई दे रही थी हर एक चीज़ में उनकी, उसके ऊपर वो जोर दे रहे थे। पब्लिक रीजन के ऊपर जो सार्वजनिक बुद्धि है, सार्वजनिक कार्य है, पब्लिक के लिए जो कार्य हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि पब्लिक बुद्धि मतलब जनता की बुद्धि, जनता की सोच का, उसके एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखा जाए, इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया था असेंबली में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 8 मेजर कमेटीज, उसमें कितनी 8 मुख्य कमेटियाँ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और हर एक असेंबली का एक हेड था। और हेड कौन थे, गैस कीजिए जी, बिल्कुल पहले नेहरू जी, दूसरे पटेल जी थे, फिर राजेंद्र प्रसाद जी थे, फिर सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी, अंबेडकर जी, ये सारे के सारे इन जो कमेटीज़ के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, ये मतलब ये मुखिया थे उनके। दीज वर नॉट मैन हु एग्रीड विद द जनता ऑन मैनी थिंग्स, ये ऐसे इंसान नहीं थे कि सभी मुद्दों पर एक दूसरे के साथ
इनकी सहमति बनती थी। ये भी एक दूसरे अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस थे, ये भी एक दूसरे के राइवल थे, विचारों में बड़े अपोजिट थॉट्स थे, इनके अपोजिट विचार थे, डिसएग्री थे ये भी एक दूसरे से, कई इशू ऐसे होते थे। तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यूजली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, दे वर द चेयरपर्सन. These were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been the bitter critic of Congress and Gandhi जी. हाँ, अम्बेडकर जी तो हमेशा गांधी जी के और कांग्रेस के कटु आलोचक थे। वो accusing them of not doing enough for the upliftment of the scheduled caste, और हमेशा इन पर दोषारोपण करते थे कि इन्होंने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, ये इग्नोर करते हैं उनको। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज। पटेल जी प्रधानमंत्री जो बने और नेहरू जी ये भी एक दूसरे के साथ काफ़ी डिफर थे। नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, फिर भी इन्होंने जनता के लिए इकट्ठा काम किया, से देश के लिए। ईच कमेटी यूजली ड्राफ्टेड पार्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। पहले क्या करते थे, प्रारूप तैयार कर लेते थे किसी विचार मुद्दे को लेकर, एक जो भी संस्था है या कोई विचार है तो प्रत्येक कमेटी क्या करती थी, तो पहले रूपरेखा ही तैयार कर लेती थी, उसकी प्रारूप तैयार कर लेती थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिबेट किया जाता था, चर्चा की जाती थी। तो आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि सारे के सारे फैसले कॉमन सेंस कॉमनली वो हो, कॉमन फोक को ध्यान में रखे हों और सभी की बातों को उसमें रखा जाए। रीच ए कंसेंस विद द डिसबिलीफ दैट प्रोवाइड्स एग्री टू बाय ऑल। कई प्रावधानों का निर्णय मत विभाजन करके भी करवाया गया कि अलग अलग है जो उसमें अलग अलग जो मत हैं जिनके वो देखे जाएं, तो कई अवसरों पर ऐसा भी किया गया। तो इस प्रकार से समाधान करते हुए इन्होंने बड़ा ध्यान रखा, रिस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग, कि हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी समस्या का समाधान करने के बाद जो नियम उसमें से बनेगा, जो उसके लिए प्रोविजन बनेगा, उसको लिखित दिया जाएगा, लिखित डॉक्यूमेंट उसको दिया जाएगा, रखा जाएगा, उस पर बहस की जाएगी और जो फिर उसका निष्कर्ष निकलेगा वो रखा जाएगा। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। कितने दिनों तक चली असेंबली? 166 डेज तक असेंबली जो उसने काम किया, 166 डेज तक असेंबली ने काम किया, ठीक है। और स्प्रेड ओवर 2 years 11 months, 2 साल 11 महीने इन्होंने काम किया। और मैं एक और बता देता हूँ, 18 दिन थे, 18 डेज इन्होंने काम किया, बुक में नहीं दिया गया है। तो इतने दिन उन्होंने काम किया और 166 सेशन चले, मतलब बैठ के कितनी हुई? 166, 166 जो वहाँ पे बैठ के हुई, मतलब देख लीजिए आप कि कितने 166 टाइम वो वहाँ पे गए, बैठे और उन्होंने उसके लिए कार्य किया। तो एक बहुत प्यारी बात है ये बच्चों, देखने पर बड़ा गर्व होता है इन चीज़ों को सोचने से, आने से। Inheritance of the nationalist movement. But no constitution is simply a product of the assembly that produces it. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should enshrine. These principles were forged during the long struggle for freedom. In a way, the Constitution Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited from the nationalist movements. For decades preceding the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the Constitution. The shape and form of government India should have, the values it should uphold, the inequalities it should overcome, answering forced in those debates were given their final form in the Constitution. तो बच्चों ऐसा नहीं था, राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसकी एक विरासत का बड़ा इस पे इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका बड़ा प्रभाव रहा है हमारे संविधान सभा पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कोई भी देश का संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बलबूते ही नहीं बन सकता।
भारत की संविधान सभा, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। अलग अलग जगह के लोग पूरे भारत से उसके अंदर आए थे, अलग अलग धर्मों से, जातियों से, समुदायों से, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, अमीर गरीब सब लोग उसके अंदर थे। तो कांग्रेस एक निस्वार्थ भाव से बनी हुई पार्टी थी, देश के हित के लिए बनी हुई पार्टी थी। स्वतंत्रता संग्राम में इसका अहम रोल था। लेकिन ये नहीं है कि वो संविधान सभा केवल चुनी हुई थी या रिकमेंडेड थी प्रोविंसेस से जो उसमें नुमाइंदे आए थे, या फिर आज़ाद जो भारत ब्रिटेन से हुआ वहाँ से नुमाइंदे चुन कर आए थे, या वो जनता की आकांक्षाओं इच्छाओं के अनुरूप वहाँ भेजे गए थे, चाहे वो बेशक मताधिकार के द्वारा न भेजे गए हों। लेकिन वहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए कि संविधान सभा के बलबूते ही, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बलबूते ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम नहीं कर सकते थे। न ही ऐसा संभव था और न ही किसी देश में ऐसा हो सकता है। एक बात इसमें बड़ी खास थी कि ये पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, वो विविधतापूर्ण थी। अलग अलग जगह के लोग इसमें थे और सामान्य रूप से इस वजह से वो काम नहीं कर सकती थी, उनमें सहमति नहीं थी। वो अलग अलग विचार थे, उनके अलग अलग तरीके थे, लेकिन सभी निस्वार्थी थे, ये बात कहनी पड़ेगी। तो इन सिद्धांतों को, उनके विचारों को ही संविधान में रखा जाना था। इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और तभी इन विचारों पे सहमति बनी थी सभी की। संविधान सभा में अब केवल जो आज़ादी से पहले बने हुए सिद्धांत थे जिन पर पार्टी चली थी, देश स्वतंत्र हुआ, उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देना था, उनको एग्जीक्यूट देना था, और यही कार्य वो संविधान सभा कर रही थी संविधान लिखते हुए। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक विरासत के रूप में संविधान सभा के लिए एक मजबूती लेकर आया था। संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी बातें थी जिन पर उनमें बड़ी चर्चा हुई, बड़ा गहमा गहमी हुई। और उस चर्चा में जैसे भारत में सरकार का क्या स्वरूप होना चाहिए, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। तो ऐसी जो बातें थी, या कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं जिनको संविधान सभा के द्वारा हमारे देश के संविधान में उनको दूर किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे बहसें हुई और फिर निष्कर्ष हुए, उनके कंक्लूजन निकले डिस्प्यूट्स के बाद। तो बहुत सारी ऐसी बातें वहाँ पे देखने को मिली हैं। Perhaps the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defined the aim of the Assembly, moved by Nehru in 1946. This resolution encapsulated the aspiration and the values behind the Constitution. What the previous section terms as substantive provisions of the Constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the objective resolution. Based on this resolution, our Constitution gave institutional expression to these fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty, and a cosmopolitan identity, सार्वभौम पहचान, विश्व रूपी पहचान। Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establishment a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. तो इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया था, सर्वोत्तम उसका सारांश है, जो सबसे बढ़िया सारांश नेहरू के द्वारा जो 1946 में लाई गई रेजोल्यूशन में हमें दिखाई देता है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको बोलते हैं। इस रेजोल्यूशन में संविधान सभा के उद्देश्यों को, उसके इंटेंशंस को डिफाइन किया गया था। इस रेजोल्यूशन में संविधान सभा में जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, वैल्यूज़ थी, उन सबको इंक्लूड किया गया था, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को, मूल्यों को, सबको इसमें इंक्लूड किया गया था। जो जिसे संविधान के हम मौलिक फंडामेंटल प्रोविज़न बोलते हैं, वह वास्तव में रिजोल्यूशन का ही एक हिस्सा है।
रिजोल्यूशन से ही निकला है, वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकला है, जिसमें जितनी भी हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो मूल्यों से प्रेरित हैं और उनका जो सारांश है उसके अंदर निहित है। इस रिजोल्यूशन के आधार पर संविधान में हमें समानता, समतरता, लोकतंत्र, सॉवर्जिनिटी, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान, जो एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, एक जो वो हमें मिली है इसमें। और बुनियादी जो प्रतिबद्धता है, उसको जो बुनियादी प्रतिबद्धता है यानी कि उसके प्रति अपनी एक नज़रिया है, एक ठोस विचार है, उसके प्रति एक वचन है, एक संकल्प है, एक रिजोल्यूट किया गया, डिसाइड किया गया, प्री डिसाइडेड थी वो सारी चीज़ें, उनको हमने रूप दिया वहाँ पर अपने संविधान में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल ये नहीं है कि इसमें नियम हैं, प्रक्रियाओं से ये भरा हुआ है और एक मेज़ बन गई, भूल भुलैया बन गई है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए इसमें प्रोसीजर किया गया है जिसमें नैतिक प्रतिबद्धता हो, और ऐसी नैतिक प्रतिबद्धता जो हमने आंदोलन के समय सोची थी, जो हमने जनता से आश्वासन दिए थे, हमने जनता ने हमारे अंदर विश्वास जताया था, हमने संघर्ष किया था और देश को आज़ादी के मोड़ पर लाकर खड़ा किया था और आज़ाद भारत हमारा जो वो बना था। Perhaps the best summary of the principle that the international movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defined the aims of the Assembly, moved by Nehru in 1946. This resolution encapsulated the aspirations and values behind the Constitution. What the previous section terms as substantive provision of the Constitution is inspired by the summed up by the values incorporated in the objective resolution. Based on this resolution, our Constitution gave institutional expression to these fundamental communities: equality, liberty, democracy, sovereignty, and cosmopolitan identity. Thus, our Constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that promises that the nationalist movement held for people. Main points of the resolutions. इस रेजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट थे, उस जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू जी 1946 में लेके आए थे, जो पूरे हमारे संविधान के लिए एक झांकी, एक दर्पण का काम उसने किया था, आईना दिखाया था कि किस प्रकार का हमारे सपनों का भारत हमने सोचा है और वो संविधान में हम उस चीज़ को लिखना था, हमने अब नियमबद्ध करना था उन बातों को और सभी की सहमति से ऐसा होना था। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। भारत क्या है? एक समतर्त है, संप्रभु राज्य है, मतलब इसके पास खुद की ताकत है, खुद की पावर है और कोई भी विदेशी शक्ति है इसके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं रख सकती। तो एक सॉवर्जिनिटी इसकी है, रिपब्लिक है। ये एक ऐसा है कंट्री नहीं है, बल्कि इस विभिन्न राज्यों से मिलके बना है और गणराज्य है, ये इस प्रकार से एक रिपब्लिक है। तो ये बात इसमें, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, Indian states and other parts outside British India and Indian states as are willing to be a part of the Union. भारत क्या है? भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देसी रियासतें हैं और देसी रियासतों से बाहर के जो कुछ हमारे कुछ इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, वो अगर हमारे देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे संघ का, हमारी टेरिटरी का जो हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस तरीके से हमारा एक ही संघ होगा, वो कोई अलग से नहीं होंगे हमारे। सेकंड जो पॉइंट है, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइंड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। तो जितने भी इस संघ में होंगे, जितने भी राज्य हैं, तो वो सारी यूनिट अपने आप में स्वायत्त होंगी, मतलब इंडिपेंडेंट होंगी, उन पे ज़्यादा कोई
किसी पे एंटोनोमियस होंगी, उनके ऊपर कोई किसी का ज़्यादा दबदबा नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी। बस उन सभी शक्तियों प्रयोग और कार्यों का संपादन केंद्रीय सरकार करेगी जो उसको नहीं दी गई है, कोई नहीं दी गई, जैसे सुरक्षा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप उसमें पढ़ें और देखें। तो इसके बाद हैं ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सर्जन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ फ्लो फ्रॉम द पीपल। तो जितने भी जैसे अपने सर्जनियन जो राष्ट्र है, जो सर्जन नेशन है, संप्रभु और समतंत्र जो भारत है, इसके संविधान की सारी शक्तियों का स्रोत है वो जो जनता ही रहेगी। और all people of India shall be granted and secured social, economic and political justice, equality of status and opportunities and equality before law and fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public majority। तो भारत के जो सभी लोग हैं उनको सामाजिक आधार पर समानता रहेगी, आर्थिक आधार उनको दिया जाएगा, उस पर समानता। तो राजनीतिक न्याय, ये सारे के सारे उनको न्याय, स्वतंत्रता, समानता उनको मिलेगी, कानून के समक्ष उनको समानता होगी, दे विल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड सामाजिक सोशल इक्वलिटी, मतलब वो उनके साथ किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, संप्रदाय, मत के आधार पर वो कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी जाति के किसी भी धर्म, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिकल इक्वलिटी या इकोनॉमिकल जस्टिस से हमारा मतलब है, या इकोनॉमिकल राइट से हमारा मतलब है कि सभी व्यक्ति समान है, सभी को काम करने का अधिकार होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विन जॉब, टू डू एनी वर्क थ्रू आउट इंडिया वेर एवर दे वांट। तो ऐसा उसमें। और राजनीतिक न्याय से हमारा अभिप्राय है दैट दे शुड बी गिवन participation, equally participation in the politics. They can be elected as a representative of the people. They can just elect, they are free to elect government of their on their own, so no restrictions will be imposed on them. Such procedures were made. So और कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि किसी के व्यक्ति पर, किसी जाति, धर्म, लिंग आधार पर, मत, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भी किसी प्रकार से असमानता नहीं होगी, इक्वलिटी होगी। ये कानून के समक्ष सभी समान हैं, किसी के साथ भेदपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता, न्याय सभी के लिए है, चाहे वो रंग है, चाहे वो अल्पसंख्या में है, बहुसंख्या में है, इसका कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके आफ्टर है जिसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम, और मौलिक जो उनको स्वतंत्रता है वो भी उनको दी गई। स्वतंत्रता का मतलब है आप तब तक स्वतंत्र है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनते और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो देश के हित में न हो। तो सभी ऐसे कार्य करें जब तक आप स्वतंत्र हैं। आपको भाषण की स्वतंत्रता है, आपको कार्य करने की, काम करने की स्वतंत्रता है, आपको हर तरीके से स्वतंत्रता है, लेकिन आप वो स्वतंत्रता आपको नहीं दी जा सकती जिससे देश का अहित हो या समाज में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। ये बात इसमें प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। तो आप किसी भी तरीके से, आपको स्वतंत्रता है, आप भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचार को कहीं भी व्यक्त कीजिए आप, वो भी आपको स्वतंत्रता है। आप किसी भी बात में, किसी धर्म में विश्वास रखिए, कोई भी धर्म अपनाइए, आपको कोई भी पूजा, किसी भी प्रकार से किसी भगवान की आप पूजा करते हैं, विशेष आपको आइडल है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन है वो चुन सकते हैं, व्यवसाय है जो आपका, और आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कमेटी या संस्था, इंस्टीट्यूट के आप मेंबर बन सकते हैं। कार्य करने के लिए आपको हर तरीके से गारंटी मिलेगी, हर तरीके की स्वतंत्रता की गारंटी मिलेगी, आपको फंडामेंटल फ्रीडम मिलेगी। तो इसके लिए आपको सुरक्षा दी जाएगी, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये जो उद्देश्य प्रस्ताविका है, रिजोल्यूशन है, जो नेहरू जी ने 1946 में वो संविधान सभा के समक्ष लेकर आए थे।
तो फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडुकेट सेफगार्ड्स। जितने भी माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्या में लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या कोई भी जनजातीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, दलित लोग हैं जो, और फिर अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं या कोई भी है, सभी को सेफ गार्ड किया जाएगा। सभी के लिए एडुकेट, पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त उनको सुरक्षा दी जाएगी, उचित समुचित सुरक्षा उनको दी जाएगी। The territorial integrity of the republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nation। तो जो भी हमारा देश है, गणराज्य है, रिपब्लिक है, इसमें जो टेरिटरी इंटीग्रिटी के, इसमें जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, तो इसमें देश के लिए अखंडता की बात हम बोल सकते हैं, क्षेत्रीय अखंडता इसमें मिलेगी, चाहे भूमि है, चाहे जल है, आकाश है, इसमें आपके जो भी अधिकार हैं वो सारे के सारे बराबर बने रहेंगे, देश के अधिकार बने रहेंगे और रक्षा का अधिकार आपको रहेगा। तो आपके जो, एक बार इस पॉइंट को पढ़ देता हूँ मैं ध्यान से। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑन द सिविलाइज्ड नेशन। जिस प्रकार से दूसरे सभ्य या बड़े देश हैं उनकी तरह कानून और न्याय के अनुसार हमारे यहाँ जल, थल और आकाश की सुरक्षा की जाएगी, तो हमारे देश की अखंडता की सुरक्षा की जाएगी। तो इस तरीके से हम हैं सोवरेन राष्ट्र होंगे, एक सोवरेन नेशन होगा हमारा, संप्रभु राष्ट्र, जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का आधिपत्य या प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसका संप्रभु का, सोवरेनिटी का अभिप्राय है, उसका मीन्स ये है। The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। जो विश्व शांति के लिए और मानव कल्याण के लिए जो कार्य है हमारा राष्ट्र उनको करने के लिए संतर्त होगा, और अपनी मन मर्जी से, जितना उसकी इच्छा अनुसार वो करना चाहता है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो पूरे विश्व के देशों के लिए अपना शांति स्थापित करने के लिए, उनके साथ सहयोग करने के लिए अपना पूरा योगदान करेगा। ये इसमें सारी जो उद्देश्य प्रस्ताविका उसमें ये प्रोविज़न किए गए थे। संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, संस्थागत विशेषताएं। The third factor ensuring effectiveness of a constitution, the third factor ensuring effectiveness of constitution is a balanced arrangement of the institution of government. The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, the legislature and the judiciary. This led to the adoption of the parliamentary form of the federal arrangement, which would distribute governmental powers between the legislature and the executive on the one hand and between the states and the central government on the other hand. The third factor ensuring effectiveness of a constitution is balanced arrangement on the institution of government। और संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावी बनाने के लिए जो तीसरा मुख्य जो फैक्टर है वो है कि सरकार सभी संस्थाओं को बैलेंस रूप में, संतुलित ढंग से उनको व्यवस्थित कर दे। सारी की सारी संस्थाएं हैं जिनके बीच में ये शक्तियाँ बांटती हैं, तो जो उनके बीच में जो भी संस्थाएं हैं सरकार को चलाने के लिए, सरकार का कार्य देखने के लिए, देश के हित के लिए जो भी संस्थाएं हैं जो देश को चलाती हैं, तो ये तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें कि अगर ऐसी अरेंजमेंट करें, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो संविधान के अंदर, कि सरकार सभी संस्थाओं को संतुलित रूप में संचालित कर सके। सरकार, The basic principle of the government must be democratic and committed to the welfare of people। जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रूप है वो लोकतांत्रिक रहना चाहिए और वो जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति कमिटेड हो, उनके प्रति प्रतिबद्ध हो। The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutes like the executive, the legislature and जो संविधान सभा है उसने बहुत सारा समय हमारे
जुडिशरी जो हमारी संस्थाएं हैं, विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक विचार विमर्श किया, सोचा। विधानपालिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर मीन्स MLAs MP, जो हम जनता जो चुनकर भेजते हैं उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव्स है वो उन MLA में से, उन MPs में से कुछ चुने हुए मंत्री जिनको कुछ विभाग सौंपे, जैसे शिक्षा, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि जो उनको मंत्रालय दिए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, कार्यपालिका। और उनके सहयोग करने के लिए कार्यपालिका में नौकरशाह लोग होते हैं, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, SDM SDO BO DO वगैरह जो भी हैं, ये सारे के सारे अधिकारी है कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं जो होते हैं। एंड जो थर्ड है वो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। न्यायपालिका ये है कि जो विधायपालिका या कार्यपालिका कार्य का नियमन ठीक तरीके से करे, ये चीज़ को जांचना वहाँ पे, इस चीज़ के लिए जो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पे जुडिशरी है। तो तीनों के बीच में आपसी बैलेंस हो, ऐसा तालमेल होना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर सकें वहाँ पर। तो ये देखना हमारा बड़ा कार्य था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। दिस लेड टू द अडॉप्शन of the parliamentary form and the federal arrangement. This led to the adoption of the parliamentary form and the federal arrangement, which would distribute governmental powers between the legislature and the executives on the one hand and between the states and the central government on the other hand. इस प्रकार से हमारी विधान सभा ने काफ़ी विचार विमर्श किया, विचार मंथन किया कि उस विधानसभा ने निर्णय किया, या विचार मंथन के बाद उन्होंने वो इस नतीजे पर पहुँचे, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक जो व्यवस्था है उनके बीच में कैसा तालमेल हो, और ये व्यवस्था उन्होंने स्थापित करने के लिए विचार किया। तो जिसमें एक तरफ क्या थी, लेजिस्लेचर थी, एक तरफ क्या थी, एग्जीक्यूटिव्स थी, और फिर क्या थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो उनके बीच में जो पावर्स का है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, शक्तियों का बंटवारा करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान सभा ने वहाँ पर देखी, इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो फिर उसके बाद जो While evolving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiment and experiences of other countries. इस तरीके से ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इनका बैलेंस बनाने के लिए हमारे जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए कि दूसरे देशों के अनुभव से उन्होंने कुछ सीखा, और बिल्कुल संकोच नहीं किया इस बारे में। दूसरे देशों पे प्रयोग जो हुए थे उन पे वो उन्होंने देखा और दूसरे की गलतियों से उन्होंने सबक लिया, वहाँ से वो समझे, स्थितियों को अपनी देश की स्थितियों के साथ उनका मैच किया, किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था उभरी थी और वो कैसी व्यवस्था अपने देश में चाहते। तो ये सभी चीज़ें हैं वो बड़े सोच समझ के साथ उन्होंने किया। तो कोई भी संकोच नहीं किया उन्होंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने, कि वो दूसरे देशों पे जितने भी उन्होंने प्रयोग देखे थे, जहाँ पे भी बातें हुई थी, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने देखे, सुने और बिल्कुल उनसे सुना, और इस प्रकार से हमारे लिए सर्वोच्च एक बेस्ट जो संविधान था, वो अच्छा संविधान वो बनाने के बारे में उन्होंने एक भूमि तैयार की। Thus the framer of the constitution were not averse to borrowing from the other constitutional traditions. इस प्रकार से उन्होंने दूसरे देशों की संवैधानिक परंपराओं से भी सिद्धांतों को उधार लेने में कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने वहाँ से उधार लिए। Indeed, it is a testament to the wide learning that they could lay their hands upon any intellectual arrangement or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provisions from different countries. तो उन्होंने बिल्कुल भी फरेज नहीं किया और उन विचारों को लेना, कईयों को लगता है कि जैसे उन्होंने कोई गलत कार्य किया होगा, भाई दूसरे देश से उन्होंने ऐसे ले लिए, तो ऐसा नहीं था।
उनका जो संविधान निर्माताओं ने दूसरे संविधान से, उनकी परंपराओं से कुछ ग्रहण किया हमारे देश के लिए बेस्ट करने के लिए, उनके व्यवस्थाओं से सीखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार अमुक राष्ट्रों में जो आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, और उन मूवमेंट्स आंदोलन के बाद किस प्रकार से एक नियम व्यवस्था बनी, एक संविधान वहाँ पे बना गया, किस प्रकार से कोई व्यवस्था के प्रति जनता में आक्रोश आया था। तो ऐसी स्थिति हमें भारत में नहीं देखना चाहते थे, तो दूसरों के अनुभव से उन्होंने सीखा और अपने देश में वो सारी चीज़ें ग्रहण करके, आत्मसात करके हमारे संविधान में उन चीज़ों को लिखा। काफ़ी गहरे विचार विमर्श के बाद, अपने जो तर्क वितर्क के बाद वो निष्कर्ष पर पहुँचे, फिर उन्होंने वो चीज़ की। बट borrowing these ideas was not slavish imitation. Far from it, each provision of the Constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspirations. India was extremely lucky to have an assembly that, instead of being parochial in its outlook, could take the best available everywhere in the world and make it their own. तो कईयों को लगता है कि वहाँ से उन विचारों का लेना हमारी नकलची मानसिकता है, स्लेविश इमिटेशन हमने वहाँ से किया, बट इट इज़ नॉट सो। ये बिल्कुल अलग है, इससे अलग ही बात उन्होंने सोची थी अपने मन में। संविधान के प्रत्येक जो हम प्रावधान को देखें, प्रोसीजर को देखें, तो इस आधार पर उचित सिद्ध करना कि हर एक बात को उन्होंने देखा कि भारत की समस्याएं हैं और उनकी आशाएं हैं, तो उनके अनुरूप किसी देश से कोई सिद्धांत अगर हमारे देश में फिट बैठता है, उपयुक्त लगता है, तो उन्होंने वो किया। उसमें कोई बुरा नहीं है, शिक्षा तो कहीं से भी ली जा सकती है। तो यह भारत का सौभाग्य है कि हमारी संविधान सभा ने अपने जो सेल्फिश हैंड्स को छोड़कर, अपनी सेल्फिशनेस को, अपने नैरो माइंडेडनेस, ऐसी उनके अंदर भावना नहीं थी, संकुचित जो दृष्टिकोण है उनको उसने छोड़ा, और जो संपूर्ण दुनिया से, पूरे विश्व से जो उनको सर्वोत्तम बेस्ट जो चीज़ें लगी, उन्होंने अपने संविधान के लिए उनको ग्रहण किया और अपना बना लिया। ऐसी चीज़ों से हम देखेंगे। The legislature and executives on the other hand, and between the states and central government on the other, while evolving the most balanced government arrangement, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences other countries. Thus the framers of the constitution were not averse to borrowing from our constitution tradition. Indeed, it is a testament to the wide learning that they could lay their hands upon an intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provisions from different countries. But borrowing these ideas was not selfish imitation. Far from it, each provision of the Constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspirations. India was extremely lucky to have an assembly that, instead of being Portugal in its outlook, could take the best available everywhere in the world and make it their own. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर पढ़े एक बार। और अब हम अम्बेडकर के व्यूज़ हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हेड हैं, चेयरपर्सन थे, उसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने यहाँ पर अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं, उनको पढ़िए आप। तो अम्बेडकर जी ने लिखा है, वन लाइक्स टू आस्क whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. The only new things, if there can be any in a constitution framed so late in the day, are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. Dear Dr. भीमराव अम्बेडकर। तो एक कोटेशन है यहाँ पर। तो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें कहा है कि यदि कुछ नया भी हो सकता है संविधान में, तो यह केवल एक ही हो सकता है, एक ही बात कि हमारे संविधान में परिवर्तन किए जाएं। और परिवर्तन किस आधार पर किए जाएं?
असफलताओं को दूर करने के लिए, जो इसमें कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए, और देश की जो आगे जो समय आएगा, समय के अनुसार इसमें जो आवश्यकताएं लोगों की, पब्लिक की कुछ और बनेंगी, तो उन आवश्यकताओं के अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे संविधान में कुछ नया भी हो सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रोविज़न छोड़ के रखा, ये बात उन्होंने छोड़ के रखी इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों के संविधान से हमने बहुत सारी बातें ली हैं, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ब्रिटिश के संविधान से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि जिसके पास जिस भी पार्टी को ज़्यादा मत मिलेंगे तो वही चुनाव जीतेगी। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो सरकार का रूप क्या होगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा, संसद होगी, संसद से जो पूरे देश में सदस्य चुने जाएंगे पूरे देश से, वहाँ पे फिर वो सदस्य अपने में से इलेक्ट करेंगे अपने प्रधानमंत्री को, ठीक है, अपने कैबिनेट को, अपने एग्जीक्यूटिव्स जो जितने भी हैं कैबिनेट मंत्री वगैरह वहाँ पे चुनेंगे और इस तरीके से अपना देश चलाएंगे। ठीक है, इसके साथ तो ये संसदीय स्वरूप है, इसको हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णयों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको समाहित कर लिया जाता है, और फिर जो लिए गए निर्णय उन्हीं के प्रकाश में आगे जाके फैसले लिए जाते हैं, उन्हीं की लाइट में आगे देखा जाता है कि पहले ये अमुक फैसला लिया गया था और उस फैसले के अनुरूप इसमें ये कमियां थी, तो उनको देख के वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं। इसके अलावा वहाँ का कोई लिखित संविधान नहीं है। थर्ड इसमें पॉइंट है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। बिल्कुल कानून का शासन होगा पूरे देश में, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, और चाहे वो राजा है, रंक है, ये चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं, छोटे बड़े, प्रभावशाली, अप्रभावी या बिना प्रभाव से, ये चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं देखी जाती। इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल, जो वहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर का पद, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, उसका पद वैसा का वैसा ही हमने वहाँ से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की विधि भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। सेकंड है जो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने क्या लिया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वहाँ से लिए हैं। वो जो सूची में हमने अपने लिस्ट किए हैं वो मौलिक अधिकार हमने वहाँ से ले रखे हैं अमेरिका के संविधान से, तो ये ध्यान रखेंगे। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो न्यायिक हम जुडिशरी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारा का सारा चैनल हमने वहाँ से लिया है, और न्यायिक प्रक्रिया वहाँ से लिया, किस प्रकार से एक कोर्ट है वो फैसला देती है, उसके विरुद्ध दूसरी कोर्ट में अपील होती है, फिर उससे थर्ड कोर्ट में, जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन बोल सकते हैं इसके, न्यायिक पुनरावलोकन आप बोल सकते हैं। तो न्यायपालिका की यहाँ पे स्वतंत्रता आप देखेंगे कि किस प्रकार से जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, उसके ऊपर न तो विधान पालिका का कोई प्रभाव होता है, न उसकी कार्यपालिका का, उस पर एग्जीक्यूटिव्स एंड जो लेजिस्लेचर हैं उनका वो प्रभाव मुक्त है, तो स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो इसके बाद है जो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से, वहाँ से लिया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कि किस प्रकार से राज्य की नीति है, मूल्य हैं, वो सिद्धांत है जिन पे चलकर राज्य का विकास होगा, दूसरे राष्ट्रों से कैसे संबंध होंगे, किस तरीके से, तो राज्य नीति के ये सभी सिद्धांत वहाँ से प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स हैं जो हमने लिए हैं स्टेट पॉलिसी के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से।
प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमने स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, स्वतंत्रता, लिबर्टी, लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, सभी व्यक्ति समान है सभी के साथ, व्यक्ति जब तक स्वतंत्रता है जब तक वो दूसरे कार्यों में बाधा नहीं बन जाता है। ए पर्सन इज फ्री टू डू एनीथिंग अंटिल देन ही बिकम ए हाइड्रेंस इन अदर्स वर्क, हाइड्रेंस इन अदर्स वर्क। तो ये तब तक व्यक्ति जो फ्री है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल यू आर पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट, यू हैव द राइट टू गो थ्रू दैट स्ट्रीट, but if you want to move your umbrella just like this, you go on moving your umbrella in the air, and then someone passes by that street, you are free to move that umbrella and pass through that street until then your umbrella does not touch the nose of other person or other passerby, because there begins there starts his freedom। तो जब तक हम दूसरे की अब जब तक स्वतंत्रता, जब तक हम दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन जाते, उस चीज़ को ये ध्यान रखें कि स्वतंत्रता मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी जो ये हमने लिए, सभी व्यक्ति समान है, आर्थिक समानता का, अवसर की समानता, इसका मतलब है अवसर की समानता की, सभी को अवसर समान मिलते हैं, सभी कोई भी काम करें, जन्म से आके शिक्षा सभी को समान अवसर मिले, कोई नहीं पढ़े तो और एक अनपढ़ रह जाए, एक पढ़ा लिखो, तो दोनों को समान कैसे कहेंगे, उसको भी डिप्टी कमिश्नर थोड़ी लगा देंगे हम। ये हमारे संविधान में प्रोविजन नहीं है कि सभी को नमस्ते करके निकले, नहीं भाई, ये आपकी नैतिकता है। बात है तो यहाँ पे इक्वलिटी की, इक्वलिटी है कि आपको कुछ भी करने के लिए समान अवसर मिलते हैं, जैसे एक गरीब को मिलता है इतना ही अवसर अमीर को मिलता है, जितना अमीर को मिलता है इतना गरीब को, इतना अल्पसंख्या को इतना ही बहुसंख्या में जो व्यक्ति हैं उनको, सभी को, किसी को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक है। प्रैक्टिकली ये बुकों में है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो उस चीज़ के लिए आप इतने ही जिम्मेदार हो, आपके लिए अवसर दिया गया है, आप पढ़िए, लिखिए, मजबूत कीजिए अपने आप को और उस पद पर लेके जाइए, और फिर वो व्यवस्था है जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको बुक में पढ़ाई गई है, उसी व्यवस्था को आप लागू कर सकते हैं। आप केवल क्रिटिसाइज मत करें, आप पढ़ें और व्यवस्था को बनाएं, आप ऐसी व्यवस्था लेकर आएँ, क्योंकि आप वहाँ पे एग्जाम्पल दें, आप वहाँ, कानून आपके साथ खड़ा है, पूरा देश का संविधान आपके साथ खड़ा है कि आप कैसी व्यवस्था अपने देश में चाहते हैं, आप इन चीज़ों को आप साबित कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कभी ये नहीं कहना कि इक्वलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं मिली, ये चीज़ें। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एक जो मन का भाव है कि भ्रातृ भाव आपके सबके बीच में होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, प्रेम, आपसी भाईचारे से रहे, कोई धर्म, जाति वगैरह हमें नहीं देखनी चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़े, देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएं, ये हमारे लिए मेन है। तो फिर इधर है थर्ड हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला, कनेडियन, कनाडा के संविधान से, equality federal form of government, a federal system with a strong central government, the idea of residual power। तो ये हमें मिली है जो कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से एक क्वेंसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अर्धसंघात्मक, यानी कुछ शक्तियां हमारी क्या है, स्टेट को मिली हुई हैं कुछ, और कुछ शक्तियां केंद्र को, तो जो पूरे देश को इंटीग्रेट रख सकें, ऐसी ताकतें, ऐसी पावर तो मिली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो विकास कर सकें वो स्टेट गवर्नमेंट को मिली, और विकास करने में जो सहयोग देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे प्रोविज़न हमारे संविधान में लिखे गए हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा स्टेट्स को मिलता ही है, उसको देना नहीं होता कुछ ज़्यादा, टैक्स है वो तो सिर्फ व्यक्ति अपने देश के लिए सब करते हैं, और ऐसा करना चाहिए। अपने घर में भी रखते हैं तो अपने घर वालों को भी टैक्स ही देते हैं, आप हैं कहीं एक रख देते हैं पैसा है तो वो भी देश के बैंक में रखा तो वो देश का पैसा है। बस ये है कि आप अपने आप को योग्य बनाइए, देश आपको वो पैसा देगा, कोई क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा। आप एजुकेशन के लिए लीजिए, आप कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाने के लिए लीजिए, आपके लिए वो है। बस आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि जैसा कमाया और वो रख लिया बस उससे काम हो गया, नहीं, ऐसे समाज कल्याण के कार्य नहीं होते। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं
और कुछ शक्तियाँ राज्य को दी गई। इसको बोलते हैं क्वेंसिफेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने लिए कहाँ से? कनाडा के संविधान से। तो इसमें जो हमारा केंद्र बड़ा पावरफुल है, हमारा सेंटर है सशक्त है बिल्कुल, और इस तरीके से हमारे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो संघात्मक व्यवस्था हमने की गई है। तो जो स्पेसिफिक है, जो पावर्स हमारी, द आइडियाज ऑफ रेजिडुअल पावर, वो विशेष शक्तियाँ या वो राज्य के पास सुरक्षित हैं, केंद्र के पास सुरक्षित है, वो अपनी शक्तियों के बलबूते आप जैसे भी आप चाहेंगे इस तरीके से आपके देश का शासन वो गवर्न करता है कानून के अनुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन पे अब आ गए हैं, तो इसको पढ़िए। कंक्लूजन में, इट इज़ ए ट्रिब्यूट to the wisdom and foresight of the makers of the constitution that they presented to the nation a document that enshrined fundamental values and highest aspirations shared by the people. This is one of the reasons why this most intricately crafted document has not survived but become a living reality. When so many other constitutions has persisted with the paper they were first written on, India's constitution is a unique document which is in turn became an exemplar for many other constitutions, most notably South Africa. The main purpose behind the long search that went on for almost 3 years was to strike the right balance so that institutions created by the constitution would not be harassed or arrangement but would be able to accommodate the aspirations of the people of India for a long time to come. You will know more about these arrangements through the study of the remaining chapters in this book. बुक में बहुत सारे आगे हमें जो इसके बारे में किस प्रकार से हमारी व्यवस्था उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो निष्कर्ष के रूप में क्या कहा गया है कि it is a tribute to the wisdom and foresight of the constitution that the presented to the nation a document that enshrined fundamental values and enlightened aspirations shared by all people. ये हमारे संविधान निर्माता, संविधान का निर्माण करने वालों की उनकी बुद्धि थी, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि वो देश को ऐसा संविधान दे दिया उन्होंने जिसमें जनता का पूरा ख्याल रखा गया। उसके जनता के लिए जो मान्य मूल्य हैं वो इसमें रखे गए हैं। जो जनता की एस्पिरेशंस थी, जो हाई एस्पिरेशंस थी, उच्च आकांक्षाएं थी, उनको इसमें स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद, इतना मुश्किल प्रक्रिया होने के बाद जो हमारा जो ये संविधान है वो पावर में आया, वो बना, अस्तित्व में वो आया। लेकिन इसकी एक और सच्चाई भी है, जो रियलिटी है वो ये है कि जब दुनिया में दूसरे जो संविधान थे वो केवल कागज़ों पर लिखे हुए थे और पोथियों में दब के रह गए थे, हमारा संविधान एक जगमगाते हुए पुंज की तरह उभर के आया था। तो भारतीय इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिक डॉक्यूमेंट है, एक अद्वितीय दस्तावेज हम इसको बोल सकते हैं, और विच बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर मैनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत सारे देशों के लिए, बहुत सारे संविधानों के लिए आदर्श रूप बन के आया ये। और विशेषता ये साउथ अफ्रीका के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत सारा जो हिस्सा है हमारे संविधान जो कहते हैं उसमें रखा गया है। तो हमारा जो संविधान है इसमें इतना लंबा समय लगा था, कितना समय था इसमें, लगभग जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 166 इसके 166 इसमें सेशंस हुए हैं। तो इसमें जो संविधान उभर के आया वो वाकई में बड़ा ही अच्छा संविधान, एक सुंदर संविधान, जो देश के लिए एक आदर्श है, दूसरे देशों के लिए एक आदर्श है, ऐसा संविधान उभर कर सामने आया। क्योंकि हमारे जो संविधान बनाने की प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि एक संतुलित, एक आदर्श संविधान ही बनाया जाए, जो हमारे देश की संस्थाएं जो अस्त व्यस्त हैं या काम चलाऊ जो संस्थाएं, ऐसा ना हो। यहाँ पे काम चलाऊ व्यवस्था का ये काम नहीं चाह रही थी यहाँ पे, तो जनताओं की इच्छाओं के अनुसार वो काम हो, बस ये उनके मन में ये सोच उन्होंने सजो रखी थी। क्योंकि आज़ादी की परवाह थी, बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से लंबे समय तक
अपने जीवन के बलिदान देने के बाद ये आज़ादी हमें मिली थी। और किसी को भी हम पर विश्वास नहीं था, इतना बृहद, इतना बड़ा भारत, इतना विस्तृत भारत है जो इसको ये कैसे लोग, जहाँ के केवल 15% जो लोग हैं यहाँ पे शिक्षित थे, और जहाँ पे बड़ा ही गरीबी थी, बेरोजगारी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, रोटी कपड़ा मकान के लिए ज़्यादा संघर्ष था। ऐसे में हमारे देश के नेताओं ने वो संविधान दिया, किस प्रकार से जो हमारे स्टेटली प्रोविंसेस हैं वो इंटीग्रेट की गई, संघात्मक व्यवस्था रखी, तो कितने अच्छे तरीके से हमारा एक वृद्ध भारत हो गया। हालांकि कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, पाकिस्तान गया, उसके बाद बांग्लादेश का इशू आया, तो बहुत सारी दिक्कतों से हमारा देश जूझ रहा है तब से। फिर वो राज्य पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आई, भाषा के आधार पर राज्य बने, और तब जाके आज हम यहाँ पर आतंकवाद की समस्या, इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू नो वेरी वेल दैट आर्टिकल 370 हैज़ बीन removed, and which you know that it is the issue of Jammu and Kashmir is an issue of rivalry between the two nations, India and Pakistan, since independence, and even after 70 years we see the same problem exist here. So how we can do the best for our nation, it depends upon us. We should do a lot of study and should have devotion, dedication to our study, and should spend long time on our books, and we should try to burn midnight oil every night. So if we have full devotion, surely we are serving our nation in the way, as being a student. So please do your study the best way you can, beta. Spend your time on your books. Just stay motivated, stay with your brother and sisters, motivate them, inspire them to higher in their life, to uplift their life. Just do not indulge yourself in mischievous activities every day. Just your parents keep on complaining about you that my daughter, my son is doing this, doing that. So that is not a good thing, beta. Just one thing you should remember, that if you want to rise high in your life, then you should work. You must work, beta. It is the only instrument which can help you to rise higher in your life. Please do it and spend more time on your study. Thank you. Have a good day. I hope you will do the best. And the question answer of this question I will make you write the next day. So first of all, I will just suggest you the questions, and the answers you will have to find out after reading this chapter again throughout. And if you are still there any query, any confusion, problem, then without any hesitation you can contact to me through mobile phone. You can send message on my WhatsApp number. I'm always there ready to help you, but you should just do that, and you will have the solution from me. So the question answer, you should use a fair notebook, and on that fair notebook you should write your answer skillfully, beautifully, mentioning date, time, everything. Just go on reading the chapter again and again until then you do not find the exact answer. Just if you practice on writing a beautiful and skillful answer, that will help you win good marks in your examination. So if you still have any doubt, and as I already stated that I am always there to help you, beta, don't worry. And okay, thank you, have a nice day.